Okay, I'm just starting Facebook Live. Bhushan नहीं अवेलेबल है ना? He's in the No, waiting room. he's trying to connect. वो ठीक है, वो जब थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो अपन कोशिश करते हैं. ठीक है. हेलो हेलो हेलो. हाँ. Bhushan, is that you? Radhika, we are live. Okay. नमस्ते साथियों, जिंदाबाद. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर्स और लोगों के साथ में हैं यहाँ पे, साथियों के साथ हैं यहाँ पे. हम दो बहुत बड़े आंदोलन और इश्यूज के बारे में आज बात करने आ रहे हैं. दोनों ही कोस्टल इश्यूज हैं और दोनों ही महाराष्ट्र में अभी एकदम ही ऑनगोइंग, एकदम ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. तो आज हमारे साथ है नेहा राणे, सुजय मोरे, भूषण बॉयल और वैभव और यश अग्रवाल जो FFF से जुड़े हुए हैं और जो प्रोफेसर है मुंबई के कॉलेज में पढ़ाते हैं. और वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव एवरीबडी हियर ऑन द पैनल टुडे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस. सो शुरू करते हैं. तो भूषण, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं सुन रहा हूँ. नीला उसको नहीं पढ़ा. ऑडिबल. आई थिंक हम भूषण के पास वापस आते हैं, उनकी थोड़ी लाइन में. नेहा राणे जो हमारे साथ फाइनली स्ट्रगल में काफी टाइम से संघर्ष जो चल रहा है कोंकण महाराष्ट्र परसू सोलेगांव जो एरिया है वहां से जुड़ रही है हमारे साथ. हाय नेहा, कैन यू हियर मी? Yes, you're audible. I can hear you. I hope I'm audible. Yes. Hi. Yeah, thank you hi. आज हमारे साथ. Very excited to have you. So just a little like update. We had like earlier you said like Vaibhav couldn't make it, so we have Narendra Joshi with us. He is the Adhyaksha of Anti-Refinery Samiti currently, and he's there online with us. So if it is okay with you, I would like request him to give start with the issue and give an introduction to the issue. Yes, sure. Thank you नेहा, thank you. Hi नरेंद्र जी, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन? या मैम, मैं सुन सकता हूँ आपकी आवाज. हाय, कैसे हैं आप? थैंक यू आज जुड़ने के लिए हमारे साथ. ठीक हो, थैंक यू वेरी मच. सो मैं सोच रही थी कि आप अगर थोड़ा आप संक्षेप में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे पाए हमारे ऑडियंसेस को. आप कब से समिति से जुड़े हुए हैं, कब से ये स्ट्रगल में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े, थोड़ा अगर आप बता सकते हैं. ओके, ये मैं बारसू सोलगांव रिफाइनरी विरोधी संगठन है. वैसे मैं 18 महीने से जुड़ा हुआ हूँ. लास्ट जून 2022 समथिंग, हाँ लास्ट 11 जून को मैं जुड़ा हूँ. और मैंने पर्यावरण को हानि करने के लिए ये जो प्रकल्प रिफाइनरी जो आ रही है कोंकण में, उसके खिलाफ आवाज उठाया है. इसके साथ हमारी पूरी जनता है. ये हमारे साथ ग्राम पंचायत है कि पूरी की पूरी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है. वो 99% लोग हमारे साथ है. उनको जो ये रिफाइनरी जो हो रही है उसके खिलाफ है. उनकी केमिकल जोन, रासायनिक जो जोन है वो कोंकण में नहीं चाहिए. इसलिए हम स्टैंड लिए हैं कि हम हमारे कोंकण में ऐसा कोई आप रिफाइनरी ऐसा प्रोडक्ट या कोई प्रकल्प लेके मत आइए. आप पर्यावरण पूरक, जैसे आम की खेती हमारे पास है, उसको या मच्छीमार संगठन है, मच्छीमारी है, उसको लेकर, या कोई फ्रूट प्रोसेसिंग वाला या ऑटोमोबाइल सेंटर, वहां पे लेके आइए. बट हमारा कोंकण जो है
वो सौंदर्य जिसको स्वर्ग बोलते हैं वो वैसा ही रहना चाहिए। इसके लिए हम जुड़े हुए हैं और 18 महीने से हम उसके खिलाफ 5-6 आंदोलन कर चुके हैं हमने। हर बार हमारे पास जो पुलिस लोग आए हैं सर्वे को अनलीगल लेके, उसको रोकने के लिए हमारे पास जो जनता, मेरी माता बहनें जो भी है, सब लोग जुटे हुए हैं कि ये नहीं चाहिए, ऐसा प्रकल्प हमारे कोकण में नहीं चाहिए, हमारे भूमि पे नहीं चाहिए जो हमारा पर्यावरण हानिकारक हो। इसलिए हमने स्टैंड लेके रहे हैं कि ये कोकण में कहाँ पे भी हो, ये 1200 सलगांव संगठन वहां पे जाएगी। सही सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप थोड़ा सा अगर थोड़ा हम पीछे जा सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा समझा सकते हैं जो हमारे ऑडियंसेस है जो नए हैं उनको हाँ। शायद ना मालूम हो, तो आप ओके। थोड़ा सा संक्षेप में बता सकते हैं कि इशू क्या है एग्जैक्ट। इश्यू मतलब हमारे पे एक तो एक कातल शिल्प है जो पहले से है, कातल शिल्प। सेकंड चीज की जो 4 साल पहले ये जो रिफाइनरी प्रकल्प है वो नानार में था। हमारे गांव से 1200 सोलगांव से हवाई किलोमीटर 3 किलोमीटर है लगभग, वहां पे प्रकल्प था। तो वहां पे पॉलिटिकल लोगों ने इन्वॉल्वमेंट होके वो प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। जब बीजेपी और सरकार शिवसेना की सत्ता थी, तभी वो लास्ट 2019 के चुनाव के टाइम पे, कुछ युति के टाइम पे उन लोगों ने नानार को कैंसिल किया। उसके बाद कैंसिल करने के बाद उनकी वो रुके हुए नहीं थे, उन्होंने ऑप्शन ढूंढा कि हमारे यहाँ पे MIDC करके आ रही है करके, ऐसा प्रशासन ने बोला और लोगों को बोला कि MIDC आ रहा है। तो हमने भी बोला चलो MIDC आ रहा है, हमारी भी तरक्की हो जाएगी, हमारा कोकण का भी तरक्की हो जाएगी और हम लोग को भी सुधार आएगा वहां पे अच्छा खासा। तो लोगों ने बोला MIDC के लिए ओके, बट जब MIDC सेंक्शन को ग्राम पंचायत को बोला था, तभी हमने एक लेटर भी दिया था सब ग्राम पंचायत ने कि MIDC के लिए हम सहायता करेंगे, बट यहाँ पे रासायनिक कोई फैक्ट्री मत लेके आओ या कोई प्रकल्प मत लेके आओ, जिससे हमने पूरा ग्राम पंचायत के लेटर के ऊपर ये ग्राम सभा बुला के पूरा ठहराव करके रखा है कि रासायनिक प्रकल्प कोई हमारे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, अभी जो पहले महायुति सरकार थी, तो महायुति सरकार ने हमारे जो ओडिया लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के जो शेतकरी बांधव है, उनको बिना पूछे वहां पे सर्वे के लिए लोग भेजे ऑटोमेटिकली, मतलब ड्रोन सर्वे या जमीन से सैंपल निकाल रहे थे। तो तभी हमको मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमने सब पूरा गांव वाले मिला के वो रुकाया। तो रुकाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर केसेस डाले कि सरकार के काम में अड़थला लेके आए, इसके लिए हम उनको जो FIR जो दर्ज किए, ऐसे 3-4 केसेस हमारे खिलाफ डाले, जो कि उनके पास कोई, हमने यही पूछा कि आप क्या कर रहे हो और ये किसके लिए कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है। तो मैंने कौन से पुलिस स्टेशन का परमिशन है, तो हमने बोला कोई MIDC का परमिशन है, वो MIDC का काम चल रहा है। तो हमने बोला कि आपका MIDC का काम चल रहा है, तो हमारे ग्राम पंचायत को क्यों नहीं अभी तक इनमें ये किया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बोले कि हमने लीगली परमिशन ली है। तो हमने बोला हमको परमिशन दिखाओ, फिर आप जो काम करना है आप काम कर सकते हो। तो हमने उनको रुकाया, इसलिए हमारे ऊपर उन्होंने जाली FIR करवाई है। एक नहीं 4-4 बार FIR, जब 3 या 4 बार वो 4 बार लोग आए सर्वे के लिए, तो 4 ही बार हमारे लोगों ने गांव के जाकर ग्राम लोगों ने सब रुकाया, ऐसा कोई काम करना मत। एक बार तो हमने 24 घंटे का आंदोलन किया, मतलब जो दोपहर को 12 बजे आए थे, वो रात को दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे तक हमने किया। तभी DYSP आए थे, प्रांत मैडम आई थी, तहसीलदार मैडम आई थी, और पूरा सब लोगों के सामने बोला कि ऐसा हम अभी लीगली मतलब अनलीगली काम कुछ करेंगे नहीं, हम आपको पूछेंगे। ऐसा हमको हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, जो उन्होंने हमको कमिटमेंट किया। लगभग 4 या 5 हजार लोग ऊपर आए थे, रात भर 24 घंटा हम लोग मालराना सिटी पे हम लोग बैठे थे। पहली बारिश गिरी थी जून में, तभी हम लोग, हमारी महिला रहेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, सब लोग सीनियर सिटीजन रहेंगे, सब लोग पूरा काम धंधा छोड़ के 24 घंटा रुके थे। फिर उसके बाद सब ये प्रशासन के लोग आए, उन्होंने बोला, MIDC अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि ऐसा हम काम करेंगे नहीं, हम परमिशन लेंगे। हमने बोला ओके। उसके बाद वापस 15 दिन के बाद वापस लोग अनलीगल घुसे, तो हमने उनको पकड़ा था गाड़ी के साथ पकड़ा था, रोक के रखा, पुलिस को बुलाया, उनको ये भाई ये लोग कौन है, हमारी माता भगनी है जो हमारे खेत में काम करती है, तो अगर ऐसे कोई भी भाई रुपये आके कुछ करेगा तो चलो वापस हमको कोई तकलीफ होगी।
तो पुलिस वाले ने बोला, वो राजापुर के एपीआई है परबतर करके, उन्होंने बोला कि नहीं ये सरकार के लोग हैं। तो हमने बोला इनके पास आईडी तो रहेगा, हमने आईडी मांगा है या कुछ तो परमिशन दिखाओ, कुछ नहीं। ऐसा उनको भी रुखाया करके उन्होंने भी हमारे खिलाफ एफआईआर करवाया, मतलब वो एफआईआर लगवाया। ऐसा 3-4 एफआईआर हमारे खिलाफ लगवाया। और अभी तो ऐसा किया है कि हमारे जो मार्गदर्शक है सत्यजीत चौहान सर करके, वो हमारे साथ, और नितिन जटार सर, वो हमारे साथ, मतलब 18 महीने में वो हमारे साथ ही है। हमको जो जो लगता है हम उनसे पूछते, डिसाइड करते हुए किसके क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग का योगदान अच्छा है कि नानार जो रिफाइनरी प्रकल्प था, तो वहाँ पे मिस्टर नितिन जटार करके है, वो जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ के, तो उनको पता था कैसे क्या करना है। तो उनके खिलाफ भी एफआईआर की है। अभी तो 23 जून को हमने एक मिस्टर सत्यजीत चौहान सर ने एक पोस्ट किया था कि गांव के लोगों को ऐसा कोई, अगर कोई पुलिस के लोग आते हैं, सर्वे के लिए आते हैं, तो अपनी खुद का घर या खुद का जमीन बचाने के लिए आप ऊपर आए, मतलब बेबीमत रहिए, ऐसा करके लिखा था। उसके ऊपर पुलिस के जो एपीआई परबकर है, वो कोई एमआईडीसी अधिकारी है, उन्होंने हमारे खिलाफ केस डाला। और ये लगभग 373 जैसा, जो बिना, मतलब उसको ये नहीं है, बेल नहीं है, ऐसे कलम लगाए। हाँ ऑफेंसेस हाँ, लगाए हैं। ऐसे भी कलम लगाए हैं। तो हमने उनको बोला, जो अधिकारी की, अगर आप हमारे ऊपर, आप बोल रहे हैं कि हम सरकारी काम में अड़चन आपने लाया है, तो आप सरकारी काम का तो प्रोसीजर तो बताओ क्या है करके। ऊपर से आप जो आ रहे हो, आप अनलीगल आ रहे हो, क्योंकि हमने वो पूरी डिटेल्स वो एमआईडीसी से मंगाई, आरटीआई करके, पुलिस प्रशासन से मंगाई, कलेक्टर से मंगाई, एसपी से मंगाई। किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, सब अनलीगल चल रहा है। और जो कर रहा है, जो बड़े मिनिस्टर लोग है, जो जो अभी हाँ, जो लोक प्रतिनिधि है, हाँ, तो उनके इशारे के ऊपर चल रहा है प्रशासन अभी। मतलब कोई लोकशाही कुछ नहीं है, सब रणगाड़ा खिला दो और जो शेतकरी बांधव है उनको घुसाल दो। अभी तो पिछले हफ्ते में 10 दिन पहले हमको तड़ीभर का नोटिस किया इन लोगों ने इशू है। मतलब हम जो रिफाइनरी संगठन के जो पदाधिकारी है, उनको तड़ीभर, अभी हमारा गांव है, हम लोग रहते हैं, हमारा खेती है, हमारा मंदिर है, हमारा जमीन है, और हमको ही तड़ीभर करवा रहे। मतलब पूरा वो आरआरपीसीएल कंपनी है, उसके यहाँ से कुछ लेके देके सब, बस जो लोग संगठन चला रहे हैं, मतलब जो आंदोलन चला रहे हैं, उनको किधर ना। अभी ऐसे तो है कि हमारे यहाँ पे 11 तारीख को, 11 सितंबर को नाना पाटोले जी आए थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कुछ मीटिंग रखा, प्रोग्राम रखा था, तभी हम लोग आए थे। तभी प्रोग्राम में बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया कि कुछ रॉन्गली, कि मैं अगर ऐसे मतलब इरिटेट हो गए थे हम लोग कि ऐसे कि, और लोगों का इरिटेशन था ये पूरा, जो लोग जमा रहे, लोग गाँव के लोग है, 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अनलीगल सब प्रोसेस के ऊपर हम लोग रुका रहे हैं, और हम लोग को ही तकलीफ हो रही है। तो ये सब लोगों का गुस्सा था। तो मैंने बोल दिया कि ऐसे मंत्री जो रहेंगे नाम लेके, तो हमको हम जला देंगे। वो मेरे मुंह से निकल गया था, तो मैंने उसके खिलाफ सडनली सेकंड ही माफी मांगी, ये मेरे मन से निकल गया है, तो इसके लिए ऐसी कोई मेरी ये नहीं है। हाँ, काफी अच्छा फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों में। हाँ, उसके बाद हम एक था, बहुत ही ज्यादा होता है। एक 12 तारीख को जो मंत्री हैं, उनके लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। 7-8 लोगों ने हमारे ऊपर न्यायालय के अंदर आके हमले ऊपर अटैक किया। ऐसे दड़पशाही और ऐसे लोगों की गुंडागर्दी चल रही है हमारे यहाँ पे, और जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर थोड़ा ये तो प्रकल्प के बारे में हमारी बात हुई, लेकिन हमारे साथ कई साथी जो जुड़े हुए हैं, वो जो कोंकण महाराष्ट्र है, उसको ये जो एरिया, ये जो रीजन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते नहीं है। तो आप थोड़ा, अगर जो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ पे क्या लोग क्या काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसा है, ये सब अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। हमारे यहाँ पे लोग खेती करते हैं, और उसके बाद राजापुर एक हापूस आंबा करके है, हापूस आंबा, उसके ऊपर मतलब वो फेमस आम है, जो कि उनका उदरनिर्वाह चलता है। काजू है, उसके ऊपर चलता है। मच्छीमारी है, उसके ऊपर लोगों का लेन देन चलता है। और खेती ज्यादा करके खेती में ही लोग रहते हैं। चावल हमारे यहाँ पे है, सब्जी है,
ये जो चलते रहता है ऐसा, वो वहाँ पे ऊपर रोजी रोटियां लोगों की चलती रहती है। अभी ये सब हमारा जो उधर निर्वाह है वो खेती के ऊपर है और आम के ऊपर है, काजू के ऊपर है और मच्छीमारी के ऊपर है। अगर अगर प्रकल्प ये आ जाएगा कोकण में तो ये सब नष्ट हो जाएगा। और मेन चीज मतलब पानी, कोकण में जो पानी मिलता है वो कातल के अंदर जो झरा रहता है उसके ऊपर से सबको पानी मिलता है। और वहां पे मतलब और कातल शिल्प है जो देखने वाले हैं। अमोलगढ़ जैसा ये है किनारा है जो गणपति पुले जैसा लोग कोकण को मतलब कोकण एक स्वप्न है, सुंदर है और जग है। विश्व निर्माण जैसा ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री है, वहां पे जैसा समुद्र है गोवा जैसा, वैसा कोकण एक है। कोकण जो किनारा पट्टा है वो पर्यटन के लिए अच्छा है। ये हाँ, ये सुंदर तो बहुत है कोकण। और हापुस तो आई थिंक जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हापुस आंबा जो है वो अल्फांसो मैंगोज ही इज टॉकिंग अबाउट, दे आर वर्ल्ड फेमस, दे आर वर्ल्ड renowned, and I think a major part of the economy of Konkan Maharashtra is dependent on Hapus Alfonso mango, right? Am I right? Yes, right. नरेंद्र जी, है ना? हाँ, उसके साथ में देवगढ़ आम भी एक बहुत फेमस है, Yes, जो भी yes. वही एरिया से है, बराबर? Yes, देवगढ़ और हापुस ये दोनों ही मैंगोज, दे आर द किंग, दे आर कंसिडर्ड किंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट में राजा कहते हैं, फ्रूट का राजा कहते हैं हम। कोकण का राजा, हाँ, कोकण का राजा, है ना? यस, ये तो वी नो वेरी वेल। ऑल्सो टूरिज्म को लेके भी बहुत अच्छा एरिया है ये। रेवेन्यू भी अच्छा खासा आता है ये एरिया से, कोंकण एरिया से, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल और बहुत गोवा जैसा दिखता है। बीचेस वगैरह बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर है। और रिलैक्सेशन, मन को शांति अगर चाहिए तो कोकण में जाओ, सुकून लेके आ जाओ। ये कोकण की पोल्यूशन वगैरह बहुत ही कम है ये एरिया में। अगर मुंबई या दिल्ली से कंपेयर करें तो पोल्यूशन लेवल्स आल्सो वेरी लो, if I'm not mistaken, and their livelihood is very independent, right? वहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह की जरूरत इतनी नहीं है क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। Is that correct? सच बात है? Yes. सच बात है, सेल्फ एम्प्लॉयड है सब वहाँ पे। बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके की अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है ना? तो वहाँ के जो युवा लोग हैं उनका क्या कहना है इस पूरी संघर्ष चल रहा है, संघर्ष मैडम? युवा लोग का हमारा जो संगठन है वो संगठन में वो 1821 युवा लोग की कमेटी है। क्रिकेट 1821 युवा लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन में मतलब जो हिस्सा है वो 90% युवा लोग का है। 1821 जो युवा लोग हमारे संगठन में है वो पूरे उतरे हुए हैं। अभी कभी आंदोलन हो जाएगा, हमेशा वो रहते हैं। अभी अगर आंदोलन हो जाएगा तो पूरे 1821 लोग आएंगे आंदोलन के लिए। मतलब युवा का यही कहना है कि हमको रासायनिक केमिकल मत लेके आओ हमारे यहाँ पे। अगर आपको रोजगारी चाहिए रहेगा तो हमारे यहाँ पे जो चल रहा है कोकण का आंबा है, जो मच्छीमारी है, उसके ऊपर फूड प्रोसेसिंग लेके आओ ना। हम आपको देंगे, कुछ सामने से बोलेंगे, बट रासायनिक झोन मत लेके आओ जहाँ से हमारा कुछ पर्यावरण को हानि हो सके या हमारे जीवन को हानि हो सके। क्योंकि लोग जैसे मुंबई में लोग है, जैसे हमारा माहौल है, ये चेंबूर में माहौल है, वो लोग अभी कैसे मोबाइल से लोग बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी तो सब कुछ पता है कि रिफाइनरी केमिकल जोन मतलब क्या है। अगर अब लोग मुंबई से गाँव में कोकण में जाते हैं तो लोटे करके परशुराम में, चिपलून में, वो बस से जाते समय भी इतना गंदा स्मेल आता है कि लोग कंटाल जाते हैं। तो एग्जाम्पल है, लोगों से मालूम है कि ऐसा रासायनिक अगर आ जाएगा तो प्रकल्प हमारा जीवन अभी 50-60 चल रहा है वो कम से कम 30-40 पे आ जाएगा। और आगे जो हमारी पीढ़ी है वो चलनी चाहिए जो प्रपंच से चल रहा है दशकों साल से। तो एकदम ऐसा यूथ लेड मूवमेंट हो गया है ये, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। आप जो बता रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत अच्छी बात है कि यूथ लीडरशिप के इसमें आ रहा है, रोल में आ रहा है, एक लीडरशिप का एक वो ये निभा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम थोड़ा इसके रिफाइनरी की चर्चा वापस से करेंगे। हम थोड़ा टाइम वाधवन इशू के ऊपर जाते हैं, उसके बारे में बात, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है जहाँ पे एग्जैक्ट सेम तरीके से बहुत प्रोटेस्ट और आंदोलन अभी जारी है। भूषण, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? Yes. कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? Yes, now.
यस दैट्स बेटर। थैंक यू भूषण ज्वाइन करने के लिए हमको। जो हमारे ऑडियंसेस है, मैं बता दूं कि भूषण जो है बहुत काफी समय से वार्डवन का जो संघर्ष चल रहा है, काफी समय से उसमें जुड़े हुए हैं। भूषण इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, वहाँ पालगढ़ में वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे पढ़ाते हैं। और ही राइट्स फॉर महाराष्ट्र टाइम्स ऑल्सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इज अ ब्रिलियंट राइटर, ब्रिलियंट क्या कहते हैं हम, मरीन बायोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, मरीन साइंस में। तो भूषण, आप थोड़ा सा अगर हमको संक्षेप में वार्डवन इशू के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, थोड़ा अगर आप बता सकते हैं। ओके, तो 20 साल पहले यहाँ पे है ना वाधवन में P&O नाम का कंपनी था। एंड धानु में थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट को है ना कोल सप्लाई आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी P&O ने क्या डिसाइड किया कि वाधवन में ही धानु के पास 22 मीटर्स का डेप्थ है। तो वो 22 मीटर्स का डेप्थ होने की वजह से वहाँ पे है ना सबसे बड़ा वेसल आ सकता है, ऐसा उनका बोलना था। और वो टाइम पे वहाँ पे पोर्ट बनाने का चक्कर चल रहा था। तो वो टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था एंड बिट्टू सहगल जी का केस था। उसके ऊपर से ऑलरेडी डानू इको फ्रेजाइल जोन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकू का फार्मिंग होता है। ओके, चिकू का फार्मिंग है, आजू बाजू में लोग फिशरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। और छोटा छोटा जो डाई मेकर वगैरह जो है, मतलब गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, फिर वो इयररिंग्स हो या फिर बाकी लाइक ब्रेसलेट्स या फिर नेकलेस, तो उसका सबका जो लोहे का डाई बनता है वो यहाँ पे डानू में बनता है। एंड ऐसा सब अलाइड टू द एनवायरनमेंट सब बिजनेस चल रहा है डानू में अभी तक। तो वो टाइम पे राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइवलीहुड के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस था। एंड सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्लियर हुआ कि डानू इको फ्रेजाइल एरिया है एंड इको फ्रेजाइल एरिया में थर्मल पावर इलीगली सेट किया गया था। तो थर्मल पावर इलीगली सेट किया, उसके वजह से थर्मल पावर का एडवर्स इम्पैक्ट चिक्कू पे होने लगा। थर्मल पावर का जो ऐश निकल रहा है वो चिक्कू का जो फ्लावर का स्टिग्मा है उसको ड्राई करने लगा। वहां पे जाके वो स्टिग्मा पे एक्चुअली पोलन ग्रेन्स चिपकता है। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स की जगह पे ऐश, फ्लाइंग ऐश जो थर्मल पावर से जो उड़ता है चिमनी में से, वो ऐश आके चिपकने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो जो स्टिग्मा है वो ड्राई होने लगा। और उसकी वजह से उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपकना ही बंद हो गया। तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस रुक गया। उसके साथ पॉलिनेशन ना होने की वजह से चिक्कू का क्रॉप में कमती आ गया, वो आ गया। और सिर्फ फ्लाइंग ऐश नहीं निकलता है ऐसे प्लांट में से। तो ऐसे प्लांट्स में से दूसरी चीज निकलती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो एवरी डे मोर देन 72,000 लीटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है थर्मल पावर के वजह से। तो वो फाइटोप्थेरा नाम का जो फंगस है, उसका प्रादुर्भाव उसके वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आजू बाजू में एग्रीकल्चर में होने लगा। तो ये सब चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी इसको एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बैठेगा। और वो जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी जो रिटायर्ड जज थे, और बिफोर बीइंग अ जज वो अपना जो भारत स्वतंत्र होने से पहले का जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो स्वतंत्रता संग्राम में भी वो एक्टिव मेंबर थे वो टाइम पे। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद वो जुडिशरी में आए थे। तो वैसे जो एक क्या बोलते हैं ना, साधु जैसी व्यक्ति थी जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी, तो उनको मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रखा। और वो मॉनिटरिंग कमेटी वाज नेम्ड एज डानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हमको लगभग 20-22 साल तक प्रोटेक्ट किया। एंड 2014 में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आया, तो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद फटक से उन्होंने पहला तो ये बोल दिया कि हम लोग वापस पोर्ट बनाएंगे वाधवन में। और पोर्ट बनाने के लिए उन्होंने सब हालचाल चालू किया। तो ऑलमोस्ट 90% तक काम हो जाने के बाद जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो उन्होंने अप्रोच किया धर्माधिकारी साहब के पास कि वापिस ये लोग पोर्ट बनने के चक्कर में है। तो धर्माधिकारी साहब ने वो टाइम पे वापिस वो सब जो पोर्ट का चक्कर था वो रोक दिया।
क्योंकि ऐसा बोलना है, स्टडीज बहुत सारे हुए थे 20 साल पहले, एंड इट वाज प्रोन कि पोर्ट जो बनेगा दैट इज नॉट गुड फॉर डहानू। तो पोर्ट एक्चुअली कैसे बनेगा, तो 22 मीटर्स का डेप्थ में समुद्र में लगभग 5000 हेक्टर्स का रिक्लेमेशन होने वाला है। उसके लिए बहुत सारे पहाड़ फूटने वाले हैं आजू बाजू में, एंड पहाड़ सिर्फ फूटेंगे ऐसा नहीं है, तो समुद्र में जब 5000 हेक्टर का रिक्लेमेशन होगा तो उसके साथ एक 12 किलोमीटर का ब्रेक वाटर डलने वाला है ये पोर्ट के लिए। तो जब ये सब चीजें होंगी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी का लोड जो है वो टुवर्ड्स मुंबई भी जाएगा। तो बहुत सारे बीचेस भी फुल टाइम पानी के नीचे जाएंगे अगर ये पोर्ट हुआ तो। एंड वो ऐसी जगह पे आ रहा है कि ऑलमोस्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, लाइक बोईसर सबसे बड़ा एमआईडीसी है, और बोईसर से बहुत ज्यादा जो खाड़ी खाड़ी है पालघर का आजू बाजू का, वो सब पोल्यूटेड क्रीक्स है। तो जिसके वजह से अभी पालघर का पूरा पालघर तालुका जो है उसमें से सब क्रीक्स पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से समुद्र में कुछ अच्छा पानी खाड़ी से जाता नहीं है। और खाड़ी हम लोग मरीन बायोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि खाड़ी जो है वो समुंदर की माँ है, क्योंकि खाड़ी सब न्यूट्रिएंट कैरी करती है। जो रिवर खाड़ी को लेके मिलती है तो खाड़ी न्यूट्रिएंट लेके समुद्र को फेंकती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग मराठी में गाड़ बोलते हैं, तो जो पत्ते वगैरह जो सड़ते हैं जंगल में वो नदी कैरी करेगी उसका सब सड़ा हुआ पत्तों का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाद में नदी खाड़ी को देगी और खाड़ी समुद्र को देगी। तो जब ये सब होता है समुद्र में, जब न्यूट्रिएंट्स डलते हैं खाड़ी से, तो उसके ऊपर बहुत सारा फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होता है समुद्र में, और फाइटोप्लैंक्टन को मराठी में हम लोग प्लवक बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिशेस का जो फर्स्ट फूड है वो पैदा होता है। तो वो ऐसे सब होता था पहले, बट सैडली अभी जहाँ से वो खाड़ी से फाइटोप्लैंक्टन बनने के जगह पे वहां से बहुत सारा एमआईडीसी का पोल्यूशन जाने लगा, जिसके वजह से फिशरी इम्पैक्ट हो गया है। और अभी डहानू ही एक ऐसा बचा हुआ एरिया है कि जहाँ पे जो सब खाड़ी वगैरह है वो अनपॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ डीटीपीए। तो डहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ने अब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसके वजह से वो क्रीक्स वहाँ पे कोई भी पोल्यूटेड नहीं है। तो वहाँ पे इसके वजह से बहुत सारा फिशरी का अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। और वाडवन ऐसा यूनिक जगह है कि वहाँ पे इंटरटाइडल एरिया जो है वो लगभग 2 से 5 किलोमीटर का इंटरटाइडल एरिया है। और वो इंटरटाइडल एरिया में बहुत सारे कोरल रीफ्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलगी वहाँ पे ग्रो होता है। और अलगी ग्रो होता है इसके लिए अलगी के ऊपर शेल्स ग्रो होते हैं, शेल्स के ऊपर क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स ग्रो होते हैं, एंड क्रैब्स एंड लॉबस्टर पूरा ग्रो एक होते हैं इसके लिए। इकोसिस्टम, मरीन, वेरी हेल्दी मरीन इकोसिस्टम है वहां पे, आप कह रहे हैं, या राइट? तो और वाडवन आई थिंक इज नोन, डहानू आई थिंक इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, राइट? फ्रूट FRUIT फ्रूट बाउल, फ्रूट, हाँ फ्रूट हाँ फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। हाँ, बहुत ही रेवेन्यू जो जनरेट होता है वहाँ पे, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्रूट्स एंड सी फूड ऑल्सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बॉम्बे डक, यस, बॉम्बे डक बॉम्बे एंड डक। जो वाडवन का जो एरिया जो विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे ये पोर्ट आ रहा है, दैट इज एक्चुअली अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर गोल्ड, और हम लोग इंग्लिश में उसको जायंट ग्रुपर फिश बोलते हैं। तो ग्रुपर का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो वाधवन में ही है। तो ग्रुपर में क्या होता है कि दे हैव अ होमिंग इंस्टिंक्ट, कि वो पैदा होता है जहाँ पे वहीं पे वो वापस वापस इसके लिए आता है, नेस्टिंग के लिए आता है। तो भूषण, उसके आपका वजह आवाज थोड़ा सा कम हो गया है, कैन यू होल्ड द माइक क्लोजर प्लीज? हाँ, तो उसके वजह से ना जो जहाँ पे पैदा होता है घोड़ वहीं पे वो वापस नेस्टिंग के लिए आता है। तो वाडवन एक ऐसा जगह है कि जो कोस्ट लाइन को लग के 20 मीटर का ड्राफ्ट होने की वजह से और उसको लग के खाड़ी होने की वजह से और वो इंटरटाइडल एरिया होने की वजह से इट इज मेकिंग अ यूनिक इकोसिस्टम, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है आजू बाजू में। और वाधवन के ऊपर डिपेंडेड अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट में 2000 मीडियम साइज का बोट है। तो एक मीडियम साइज के बोट के ऊपर 50 लोग का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो 50 इंटू 2000 अगर आप करते हो तो आप देखो कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख 2 लाख लोग तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है ये फिशरी के सेक्टर की वजह से। और दैट्स ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वाधवन। अभी वो भी एरिया अगर भूषण, जाता क्या है।
हाँ तो नहीं, वो तो डेफिनेटली वो तो आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है. 100% वी हाँ ऑल, आई थिंक everybody here understands the impacts, climate impacts of building something so destructive in that area. Also same thing with the refinery also. Konkan area extremely eco sensitive है. पर भूषण, क्या हम थोड़ा सा DTPA के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि ये जो DTPA की जो अथॉरिटी बनाई थी आफ्टर बिट्टू सहगल फाइल दैट केस, दैट लैंडमार्क जजमेंट जिसमें मिला हुआ है, उसके बारे में उसके साथ क्या चल रहा है? अगर वो 20 साल से इट हैज बीन एबल टू प्रोटेक्ट दिस एरिया, तो फिर अभी क्या हो गया DTPA के साथ में जो ये नहीं कर पा रही है? सडनली क्या हुआ कि जस्टिस धर्माधिकारी 2017 में ही पास हुए। तो जस्टिस धर्माधिकारी साहब का स्वर्गवास होने के बाद वापिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जब प्रकाश जावड़ेकर जी एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला एंड डीटी जो डहानू तालुका एनवायरमेंट जो नोटिफिकेशन है, वो ऐसा बोलता है कि डहानू इको फ्रेजाइल एरिया है, इसके वजह से रेड लिस्टेड कोई भी इंडस्ट्री डहानू में आएगा नहीं। ओके, तो इसने धर्माधिकारी साहब जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि पोर्ट को रेड लिस्टेड इंडस्ट्री में से हटाया, और उन्होंने अभी ऐसा बोला कि पोर्ट इज राइट नाउ पोर्ट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन इंडस्ट्री। तो अभी हम लोग वो बना सकते हैं। लेकिन धर्माधिकारी साहब ने एक ऑर्डर पास किया था 20 साल पहले, सेइंग कि पोर्ट इज नॉट पोर्ट, ये इधर के इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए वो आना नहीं चाहिए। उन्होंने रेड और ग्रीन और कुछ भी कैटेगरी के बारे में बोला नहीं है, उन्होंने पोर्ट इकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे कैंसिल किया था। बट देन टू अभी वो ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर वो सब चल रहा था, और जैसे ही वो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, तो धर्माधिकारी साहब जाने के बाद DTPA को चेयरपर्सन नहीं थे, तो चेयरपर्सन नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरा का पूरा DTPA ही डिसमेंटल कर दो। ये बॉडी की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि खाली फुकट का हर साल 50 लाख रुपए ये लोग को देना पड़ता है, एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास MPCB, CPCB और NGT जैसा बॉडी है, तो उन्हीं का हम लोग एक बॉडी बनाएंगे और दैट विल एक्ट एज अ मॉनिटरिंग कमिटी फॉर डहानू, ऐसा उन्होंने बोला था। और वो इंटरियम कमिटी बना दिया था और DTPA को डिसमेंटल किया। तो वो टाइम पे संघर्ष समिति के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक ये केस चल रहा था, तब तक बहुत सारा इंटरियम कमिटी ने परमिशन दे दिया था, और बहुत सारे काम हो रहे थे बिना सर्वे के, बहुत सारे काम हुए वहाँ पे। NIO जैसा बड़ा साइंटिफिक कम्युनिटी ये है, बॉडी है, वो आया सर्वे के लिए। और वो टाइम पे मेरा और उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ कि NIO की डायरेक्टर है सोनिया सुकुमारन, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 1.7 मीटर का टाइड में कुछ भी दिखता नहीं है, इंटरटाइडल एरिया पूरा सबमर्ज होता है अंडर द वाटर। तो ऐसे टाइम पे वो लोग सर्वे के लिए आए थे, और वो लोग भाग रहे थे, तो उनको लोगों हम सब लोगों ने पकड़ा वो टाइम पे। और वो टाइम पे हम लोग ने बोला कि मैंने उनको पहले क्वेश्चन किया कि अगर ये जो ये है क्या, आपको इंटरटाइडल सर्वे का काम मिला है, और इंटरटाइडल सर्वे अगर पूरा बंद है, तो आप सर्वे किस बात का कर रहे हो फिर? और ये सब हो जाने के बाद भी वो लोग ने वो सर्वे किया, ऐसा दिखाया इन ऑन पेपर, और इतना बेशर्मी चालू है वहां पे कि वो लोग ने जो सर्वे, हम लोग ने जो फोटोज निकाले थे वन में मरीन एनिमल्स के, वो फोटोज उन्होंने खुद के फोटो बोल के रिपोर्ट में छापे हैं। इतना बेशर्मी चालू है साइंटिफिक कम्युनिटी का भी। और JNPT वो लोग को ये सब करवाता है, और ये लोग बोलते हैं एज इन हम लोग इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, और ये गवर्नमेंट साइंटिस्ट इस तरह से लोगों के गले चीरने के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर ये लोग अगर सच्ची बात बोलते हैं, ये लोग अगर क्लेरिफाई करते हैं, वहां पे कुंकन में भी यही प्रॉब्लम है रिफाइनरी के बारे में, और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि ये गवर्नमेंट साइंटिस्ट झूठे काम करते हैं, जिसके वजह से आप मुझे और सब लोग को झगड़ना पड़ता है, पुलिस के सामने जाके लड़ना पड़ता है। अगर यही लोग अगर अच्छे से बोल दे गवर्नमेंट को, और क्योंकि इनको कोई जॉब पर से निकालने वाला नहीं है, दे आर द साइंटिस्ट, सो दे शुड डू देयर वर्क जेन्युइनली, दे शुड टेल कि भाई यहाँ पे पोर्ट नहीं आ सकता है, यहाँ पे रिफाइनरी नहीं बन सकती है, दिस इज इको फ्रेजाइल एरिया। लेकिन वो लोग उनका काम अच्छा करते नहीं है, और वही लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर NGT में यही बदमाश साइंटिस्ट लोग बात क्लियर कराते हैं, और सब प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं।
सो सबसे पहला अगर किसी का कॉलर पकड़ना चाहिए हम लोग को, तो ये साइंटिस्ट लोग का कॉलर पकड़ना चाहिए, बिकॉज दीज आर I नॉट agree. हाँ अ हाँ साइंटिस्ट, वो लोग कसाई बैठे हैं. agree. हाँ सो नहीं, I think what I'm seeing right now is a lot of frustration both at both ends of the coast. एक northern coast में जो चल रहा है महाराष्ट्र के, और एक southern coast में, two ends of the Maharashtra border, coastal borders पे ये दो issues चल रहे हैं अभी फिलहाल, and both issues are pointing towards a common pattern of abuse of power, of abuse of authority, of corruption, massive levels of corruption within government bodies, and on top of that उसके ऊपर जो state repression जो हो रहा है वो एक अलग अलग ही level पे चल रहा है. So since we're talking about corruption now, I would like to bring in the conversation Professor Yash Agarwal, who is a professor of philosophy. meanwhile Yash, hello. yeah. Meanwhile, I'll take a leave because I have to leave for Kolhapur. I'm so sorry for this. Okay. Sorry, thank you, Bhushan. Thank you Yeah. for joining us. But I Welcome, think welcome. Sujay अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए Yeah, हैं, he's जो there. He's also there. Parvan संघर्ष के साथ में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर में हम सुजय से भी बात करेंगे. Yeah. Meanwhile, Yash, would you like to join in? Yash is a professor of philosophy in Mumbai College, यहाँ पे पढ़ाते हैं वो. और Yash, I'm very excited to have you here. You are also a volunteer with FFF, Fridays for Future. India, and so this is something that we are seeing in a lot of environmental issues, right? Not just water, not just refinery movement जो यहाँ पे चल रहा है कोकण में, but we're seeing this a lot, that this pattern of abuse of power, of abuse of authority, of corruption in all major government bodies. And what do you think about that? Yeah, I mean, it is very good that many people are opposing this in Rajapur and also in Palghar. In fact, like the similar kind of opposition or concern for the environment and for people's own lives, it should also come in the urban people. Like Mumbai, it's not that Mumbai is any safe. Mumbai is actually even more polluted, and a lot of projects like coastal road projects and metros and flyovers which are being made, they are actually harming the people's life because of increasing the heat, increasing the air pollution, and also increasing the flooding that happens every year. So I feel like in Mumbai and in cities like Mumbai also, people need to understand that they should have the concern for the environment, and they should do something about it, just the way right now we can see in Vadhavan and in Rajapur, many people are opposing these harmful projects. Thank you, Yash. मैं थोड़ा अभी नेहा राणे जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, she's been active, she's a marine biology researcher, and she's been active with the anti-refinery movement since 2018 now. Neha, would you like to join in? आपका क्या कहना, अभी जो भूषण और नरेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, and I think कोकण में अभी फिलहाल अच्छा खासा state repression visibly. Would you like to add something? Yeah, first of all, like I'm a policy researcher, so not biology, not marine biology. Anyway, so I have been associated with the movement since 2019, and at that time the project was cancelled due to again people's protest. Just give me a second. Yeah, so due to people's protest, the project was cancelled. It was it followed almost parallel timeline with the RA movement, and I think both the projects were that was the first announcement made by the government at that time. And if you know, like it's the core vote bank of Shiv Sena, so that that was the outcome of the protest was on for around 2 years at that time also, and there was a huge morcha held in Mumbai. So outcome of that project was the project was cancelled from Nana.
So after 2019, I think during the pandemic, the time was aptly utilized by the government to come up with so the whole this as नरेंद्र जोशी mentioned earlier. So जो ये नया प्रोजेक्ट का बात शुरू हुआ वो तभी उसी समय शुरू होने लगी थी वो बातें 2020 के दरमियान जब पैंडेमिक का लॉकडाउन और वो सब चीजें चल रही थी तभी नए प्रोजेक्ट के बातें मतलब शुरू होने लगी थी वहां पे ग्राउंड पे भी थोड़ा अंदाजा आने लगा था क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा जायजा ले रही थी कि किस जगह पे हो सकता है नानाद नहीं तो कहाँ पे and actually the location they are very obsessed or rather keen on this particular location is because of the coast and so the refinery is Aramco Saudi Aramco project as we know by now and it is one of the it will be uh, if at all that project comes so it will be am I audible hello yeah so it will if that project comes at all it could be the world's biggest refinery so imagine the quantum of pollution it would cause so it is proposed to be 6 million ton per annum capacity where 1.2 million barrels of crude oil will be processed every year so why coast is because they want to transport the processed oil back to Saudi Arabia. So this is more like we say a dumping ground where the pollution creating project is shipped to a different country altogether. So the country of origin, in this case Saudi Arabia, doesn't have to deal with the pollution created through this the project like this. So that is the background in terms of pollution and why this specific location. And apart from that, so when it was when we realized, as in Satyajit Sawan, as Narendra Joshi mentioned earlier, he when he got a whiff of this whole planning, he started visiting the areas. सो बेसिकली ये पूरा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हम देखेंगे तो दो जगह पे वो फैला हुआ है एक तो थोड़ा लैंडलॉक्ड एरिया है जो बारसूर सोलगांव अभी हम बात कर रहे हैं और कोस्टल एरिया अम्बोरगढ़ का कोस्ट है तो कुल मिला के 10 गांव हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी सी द लार्जर इम्प्लीकेशंस the entire belt of what we call rocky outcrop plateau that will be under threat because as Narendra Joshi rightly mentioned earlier these are the water sources like water channel of the entire area of this entire area so water will be damaged apart from so they are planning to have build underwater oil pipelines so in case of leakage or any maintenance damage or which is very common in India so the marine biodiversity will be suffering hugely and these are highly dependent areas on fishing so there is one village Sakri Nate which is one of the biggest fishing village in that whole area that village itself has a population of more than 10,000 all of them dependent on fishing and this is the case of just one coastal village there are at least 5 to 6 such coastal villages which are entirely dependent on fishing so this is about fishing again briefly touch upon the points in detail so mango this is crucial mango belt and another important aspect is all these villages or all these areas are
cash crop producing areas. Apart from mango, there is also cashew. So these are highly income generating, or we can say revenue generating, orchards or cash crops. So also the Hapus is highly reliant on the location of this area. So its peculiar taste or its GI tag, this mango is specifically has received GI tag. So its identity comes from this area. So these are plateaus with with a deep slope. So they basically depend on the water, like salty winds, and so that is why you taste a little sour and sweet mango. So it is entirely dependent on its location. So if that is disturbed, of course it will lose. We will lose out on the its identity altogether. And also it's the people are engaged in agriculture. It's mainly rice. And another important aspect I would like to bring out is the village that was contacted, or the village that was proposed for MIDC, or this Govard village. So that is a organic village, and it is not just what based on local narratives. It's on government documents also. It's declared by the government as organic village. So imagine what we are to lose if something like this comes up. So if we visit these villages, we can see that people are engaged in some kind of activity or other. And yeah, so there is no talk of compensation, or what if refinery happens. People are dead against the refinery. They are sure that they will not let the government proceed with even survey. So that's why police, there is brutality that we've seen last week, and they are planning to continue with the same amount of force. This week also we received videos from Ratnagiri of police patrolling. Actually, Ratnagiri town itself is quite away from this area, but they are trying to create a sort of terror that no one from adjoining areas would go and help out or stand in support of these villagers. So that is also another attempt by the government, which we are observing now. And all of these, like including Narendra Joshi, 5 of the leaders have received externment notices. Two of them are villagers actually, and there is no reported case of violence from any villager at any point of this movement. So there is no need for externment notice to these people, especially the villagers. So that is one form of oppression we are seeing now. Of course. Can you speak a little bit about the support or lack of support you received from media? Yeah, definitely. So there was since last year only we've been approaching all forms of media, all national, even regional media. We've seen complete, or rather a blanket ban on any coverage of this issue. Even if when it received coverage, it was sort of to propagate the government propaganda, in a sense. How there are certain section of the villagers, which are actually town people, not the villagers, are supporting the refinery, and how outsiders like us come from Mumbai and try to instigate the villagers. So that is the narrative that these media channels have been trying to propagate. And even if there was any little coverage that was received, that was based on incidents, like Narendra Joshi mentioned, that during that, when the survey was opposed, so then that's when the media came. And then there was this one at one in March there was one Gram Sabha to pass a resolution.
So there was a speculation that the resolution could go in favor of refinery. So at that time, media decided to come and cover it to portray it as oh everyone is in favor of the refinery, but it didn't happen. The resolution was passed against the refinery. Okay, thanks Neha for that. सुजय जी, But क्या आप मुझे सुन सकते हैं? hello. हाँ. Yeah, I was Yeah. just. Huh. Can you hear me? Yeah, I yeah. just wanted to bring Sujaya into the conversation Yeah, sure. now. Yeah. Sujay, Yeah. can you hear? Yeah, I can hear you. So नेहा जो अभी बात कर रही थी, जो मीडिया के साथ में जो खींचातानी चल रही है उधर नानर में और कोकण में, क्या वार्ड 1 में भी आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहा है मीडिया के साथ? हाँ, लगभग सेम ही है। मीडिया जैसे कोस्टल इश्यूज सेम है, वैसे ही मीडिया का रवैया भी सेम ही है। वो मतलब अभी यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट हुए वार्ड 1 बंदर के खिलाफ, उसको तो कहीं मीडिया दिखाता नहीं है। देन वी आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? अभी आ रहा है? थोड़ा और जोर से ठीक है, बोलेंगे? आई ट्राई। ओके, तो मैं यही बोल रहा था कि मीडिया का रवैया तो सेम ही है सब जगह पे। जितने भी प्रोटेस्ट हुए वार्ड 1 बंदर के खिलाफ, हम जो सब कर रहे थे उसको उतना कवरेज नहीं मिला। हम लोगों ने ही हमारे फेसबुक, यूट्यूब लाइव ऐसा करके जितना भी किया वो हमने ही किया है, बट मीडिया वैसे हेल्प नहीं करती इस बारे में, वो तो वैसा ही है। और भूषण जो एक बात कर रहा था, तो पहले तो मैं एक बात को अंडरलाइन कर दूं, वार्ड 1 प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल भी शुरू हुआ नहीं है। ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन जानबूझ के भी कभी कभी फैलाया जाता है कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, काम चालू हुआ है, तो अभी वो कैसे रुकेगा। बट फील्ड मतलब हालत ऐसे है कि वहाँ पे कुछ भी काम चालू हुआ नहीं है। इनिशियल 1-2 सर्वे हुए हैं जिसका भूषण ने जिक्र किया था, एनआईओ ने सर्वे किया, ये तो सर्वे तक ही कुछ काम हुए हैं, बट वहाँ पे कुछ भी काम चालू नहीं हुआ है। ये मैं आपको वापस एक बार अंडरलाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, Yash, are you there? Would you like to? I would like to call you back into the conversation थोड़ा। ये जो हम दोनों ही एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं, एक कोकण एक वार्ड 1, पर साथ साथ में उरण जो एरिया है, अनदर कोस्टल एरिया इन महाराष्ट्र, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन has taken place, also once again carried out by government bodies. तो वहाँ पे भी JNPT has played a very big role in destroying उरण का पूरा जो coastal ये है landscape जो है वहाँ का, that is where the Navi Mumbai airport is also coming, and we see a number of bodies वहाँ पे। so largely अगर हम देखते हैं तो इंडिया का ही जो coastal एक ये है सिनेरियो जो है बहुत ब्लीक नजर आ रहा है। This is not just exclusive, this kind of destruction, coastal destruction is not exclusive to Maharashtra or any of these regions of Maharashtra. We can see this along the coast of Gujarat, we can see this along the coast of Tamil Nadu, Kerala में जो अभी विजिनियम movement है, वहाँ पे भी fishing communities are fighting of a major port project with one of the Adani projects, Sagarmala project, I think they are. So what do you think is happening right now with the youth and जो youth movement है FFF के जैसे, how do you see yourself fighting of all of these coastal destruction that's happening? Yes, so like all the laws at the national level, like the CRZ laws are being diluted and these projects are coming up. As mentioned, in Uran, there were wetlands, Panje wetland and other wetlands, mangroves were there, but many of them have been destroyed or are being destroyed or being reclaimed by dumping of sand or debris. And so the biodiversity is drastically, and even the islands of India are under threat, like the Andaman and Nicobar Islands. They are bringing up port development and other infrastructure those islands. So islands, or talk about Mumbai, there are so many coastal road projects, and as you said, so there are bridges that are being made, and there is a lot of pollution problem in Govandi, for example. There is a biomedical waste treatment plant. It's not a treatment plant, it's more of a incineration plant,
and then they are again bringing another, they are bringing a waste to energy plant as well. So the people there are also fighting a legal case against the authorities to stop these plants, because they are causing a lot of health issues and the diseases like tuberculosis and measles. So we see in different parts of India, there are lots of reports by यश, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। Okay, I think he's having some network issues. नरेंद्र जी, अगर हम आपसे फिर से ये रिफाइनरी वाली चर्चा एक फिर से शुरू कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आप इतना स्टेट रिप्रेशन वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी, मीडिया को कोई इतना सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, तो आगे की जो संघर्ष है वो कैसा दिखता है? नहीं, किसे कि मीडिया का सपोर्ट नहीं इतना दिख रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल्स है उनका प्रेशर उनके ऊपर है। ऑब्वियसली कुछ मीडिया ने पहले दिखाया था इंटरेस्टेड, बट अभी उतना नहीं दिखा रहा जितना दिखाना चाहिए था। तो मीडिया नहीं रहे या नहीं रहे, तो हमने यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव हम वही माध्यम से करेंगे, ट्विटर एंड फेसबुक, इसका यूज, सोशल मीडिया का ज्यादा करके और यूज करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारा जो विरोध है वो हम दिखाते रहेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो माध्यम है ये आपके काम आ रहा है एकदम ज्यादा in the face of lack of support by media, and but other than that आपको क्या लगता है ऑन ग्राउंड जो सपोर्ट है एक वार्ड 1 के बाहर सॉलिडारिटी ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? सॉरी, कोकन के बाहर कोई सॉलिडारिटी या दूसरे ग्रुप जो लड़ रहे हैं ये सब अलग अलग इश्यूज के अगेंस्ट, क्या लगता है आपको? देखो, वार्ड 1 में क्या हुआ है, सिर्फ सर्वे हुआ है, वो भी उन्होंने बताया, बट हमारे यहाँ पे हमने सर्वे ही नहीं करने दिया। जो प्री फेजिबिलिटी रिपोर्ट रहते हैं वही करने नहीं दिया, उसके बाद ही सब कुछ होता है। सर्वे के बाद सर्वे करते हैं, ये लैंड कैसा है, कौन सा लैंड जाएगा, उसके सर्वे के नंबर आएंगे, हमने वही करने के लिए रोका है। तो हमने पहला जो स्टेप रहता है सर्वे का, जो प्रॉपर ये है कि नहीं जगह, उसके लिए मतलब वो टेस्टिंग रहता है। क्योंकि क्या है कि वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनरी है, 15,000 एकड़ का जो स्पॉट उन्होंने चुना है, वर्ल्ड बिगेस्ट, मतलब वो पूरा इसके वो हमने प्री फेजिबिलिटी रिपोर्ट जो रहता है, सर्वे प्राथमिक सर्वे जो रहता है, प्री फेजिबिलिटी रिपोर्ट हमने वही रिक्वाया है। तो हम वही हमने क्या किया है कि वही करने नहीं देना है, तो उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता प्रोसीजर, हमने उसी के लिए रुकवाया है। बेसिकली आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम ही मतलब पकड़ ली आपने आपकी स्ट्रैटेजी, और अब तक आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको काम आते हुए नजर आ रहा है। अगर अभी ज्यादा ही कुछ करेंगे, अभी कुछ माध्यम के ऊपर से मालूम पड़ जाता है कि साम दाम दंड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अभी और बीजेपी को करना ही रहेगा। तो फडणवीस गृह मंत्री है, अभी उनके हाथ में गृह विभाग है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमने अभी वो भी प्लान करके रखा है, जो पंजाब के बॉर्डर के किसानों ने किया था वही हम करेंगे अभी आगे चल के, जो कि हम पूरा कोकण के लोगों को इनवाइट करेंगे, आओ सब पर्यावरणवादी को हम इनवाइट करेंगे, आओ हमारे साथ लड़ो, अब वही करेंगे हम तो डेफिनेटली जुड़ेंगे आपके साथ में, हम आपके साथ हैं पक्का 100%। और ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज काफी जगहों पे हम देखते हैं बहुत सारी पर्यावरण की जो संघर्ष है हम जीत नहीं पाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लड़ते हैं और वो हम फिर भी हार जाते हैं, तो हम मायूस भी हो जाते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं अभी, उससे हमको भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अभी एक 4 दिन पहले कुछ एक रोल निकल रहा हमारे एरिया में, 4 SRPF के व्हीकल आई थी, लोकल पॉलिटिशियन की 2 व्हीकल, ऐसा राउंड अप किया था सायरन बजा के। तो वो सायरन बजाने के बाद इतना लोगों में जोश उड़ गया कि अभी आंदोलन करना ही जोर, मतलब लोगों को एनर्जी आ गई उससे। मतलब हम तो वही चाहते हैं कि पुलिस के SP रहेंगे या उनका डिपार्टमेंट रहेगा, उनका धन्यवाद चाहते हैं कि हमको एनर्जित करते हैं, मतलब हमारे लोगों को एनर्जी देते हैं आंदोलन करने के लिए। ऐसे ही करते रहो, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, हम कोकण का जो रिफाइनरी वो होने नहीं देंगे। चाहे हमने पहले जब भी जो हमारा आंदोलन तभी बोला था, चाहे हमारी जान चली जाए
लेकिन हम कोकण के लिए लड़ेंगे और रिफाइनरी यहाँ से भगा देंगे वो। अरे वाह, मजा आ गया सुन बस के मैम ये एक है कि यूथ, पूरा यूथ जुटा है यहाँ पे, पूरा यूथ। हाँ, और जो हमारे जो संगठन है, वो संगठन के अंदर हाँ, 1821 युवाओं का एक क्रिकेट का जो वो रहता है क्रिकेट का, वो पूरा कमिटी है। और आज तक हाँ, कोई जो सोशल मीडिया रहेगा, ये तो लोक प्रतिनिधि रहेंगे, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई एनजीओ है, और यहाँ पे कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं पैसा देती है। ये हम हमारे जो हमारी मेहनत है, वही पसीनों के पैसे से हम ये आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम किसी के पास नहीं गए, हम हमारा आंदोलन खुद करेंगे। बस हम लोगों को इनवाइट करेंगे, हम आ जाओ, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ, कि हमको पर्यावरण बचाना है। क्योंकि इको सेंसिटिव केसेस जो है वो कोकण में ज्यादा करके है। अमोलगढ़ के जो वहाँ पे जो अभी न्याय मैडम ने बताया कि अमोलगढ़ करके जो स्पॉट है, वहाँ पे एक समुद्र बीच है, तो वहाँ पे जो 5 किलोमीटर का जो रेंज है, जो समुद्र किनारे का, वो ऐसा वर्ल्ड में किधर नहीं है, वैसा है। वो हमको बचाना है, हमारा कोकण को बचाना है। इसके लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमारी जान चली जाए। मैम अभी मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ, अभी हमने बोला है हम यूथ खड़े हैं, आओ यूथ के सामने आ जाओ। लोग यूथ के जो पावर है, वो आज तक इन लोगों ने लोक प्रतिनिधि या सरकार ने देखी नहीं है। तो आज तक वो आंदोलन हुए हैं, वो सब संबड़ी लोगों को लेकर लेकिन यहाँ पे यूथ खड़ा है, ये देश का यूथ खड़ा है आंदोलन के लिए। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सुन के। सुजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? व्हाट आगे चल के definitely। आपकी लड़ाई कैसी नजर आ रही है आपको? नहीं, अभी जैसा अभी जो स्पीकर है उन्होंने बात रखी वैसी ही बात है। एक तो प्रॉब्लम ऐसा था कि अभी जैसे भूषण ने एक बात रखी, बट उसमें उसने एक बात मिस कर गया है। वो यहाँ पे मेजर पोर्ट एक्ट वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। वो मेजर पोर्ट एक्ट आने से तो हमारा जो पूरा मतलब देविल वाड़वन तो एक मेजर पोर्ट होगा, बट उसके सैटेलाइट पोर्ट 10-10 किलोमीटर के पूरे मतलब किलोमीटर पे रहेंगे। क्योंकि क्या होने वाला है, इट इज लाइक अ वेरी वेरी बिग पोर्ट, और वहां पे जो मदर वेसल्स आएंगी उसके ऊपर जो भी 20-25 हजार जो भी कंटेनर्स रहेंगे, उनको वो खाली करेंगे तो एक ही जगह पे नहीं ला सकते हैं, दे हैव टू डाइवर्ट द ट्रैफिक ऑल्सो। तो जो पूरा कोस्टल एरिया है वो बर्बाद होने वाला है। मतलब वो फिशिंग ग्राउंड जाने वाले हैं, लोगों के घर जाने वाले हैं, ये सब सारी चीजें हैं। बट ये अब तक पूरे लोगों तक गई नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बिगिनिंग। अभी हम लोग वो सब लोगों तक लेके जा रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा निचोड़ संक्षिप्त में बता रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। हमने जो केरल में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अडानी का, उनके साथ भी हम लोग सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं, उनके साथ वो भी हमारे साथ है, हम भी उनके साथ है। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू बाइंड लाइक ऑल द कोस्टल इश्यूज, सारे जो लड़े चल रहे हैं कोस्टल पे, उनको एक साथ लाने की भी कोशिश रहेगी। क्योंकि एट द एंड हमारा एक ही सो कॉल्ड एनिमी है, तो हमें साथ ही आना होगा, और वो होगा जरूर। जैसा नानार में हो रहा है वैसा ही वाड़वन में होगा। और वी थिंक जो सागरमाला का एक प्रोजेक्ट है, वाड़वन कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम। वो होने से बाद में काफी चीजें होंगी, जैसे वाड़वन है या नानार है। ये एक बार, क्योंकि क्या है ना, ये पॉलिटिशियन लोग लिटमस टेस्ट करते रहते हैं। अरे ये छोटा सा करके देखो, लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो देन उसके पीछे काफी बड़ी चीज आती है। और इसमें तो काफी लाइक अभी काफी सारे पेपर्स भी हाथ में आए हुए हैं। वो तो अगर हम पढ़ते हैं उनका जो विजन डॉक्यूमेंट सो कॉल्ड, वो पढ़ेंगे तो आई डोंट नो फॉर व्हाट दे आर ट्राइंग दिस। मतलब जो भूषण बोल रहा था, जैसा उसने बोला कि कुछ हजारों बोट्स है, जो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी यहाँ पे चल रही है, तो आपको किसका डेवलपमेंट करना है? और ये सस्टेनेबल चीज खत्म करके किसका डेवलपमेंट करना है, किसके लिए करना है? और अभी इतने पोर्ट्स तो है, एक बार उसका भी आप देख लीजिए ब्यौरा क्या हुआ है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, या आपका जीडीपी ग्रोथ हुआ, ये सब काफी अभी मुद्दे आएंगे सामने। तो यस, बट आई विल। ये हमने देखा है जो तमिलनाडु में जो अडानी का पोर्ट के अगेंस्ट जो वहां पे भी एक स्ट्रगल चल रही है, वहां पे भी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का पोर्ट है, उसका कैपेसिटी मेट्रिक टन्स में काफी अच्छा खासा है। और उतना बिजनेस जो पोर्ट का हम कहते हैं, उसका जो कैपेसिटी है उसका हाफ भी बिजनेस नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉट, जो रेवेन्यू जनरेट होता है जो
पोर्ट की जो कैपेसिटी हम जो यूज करते हैं वो हाफ कैपेसिटी पे भी नहीं चल रहा है वो पोर्ट, एंड अभी वो उसको एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो ये भी एक सवाल वहाँ की तमिलनाडु की जो मूवमेंट है वो पोर्ट के अगेंस्ट वो लोग ने रखा है कि अगर पोर्ट यूज ही नहीं हो पा रहा है तो आप उसको एक्सपांड करके करोगे क्या उस फैसिलिटी का, किसके लिए आप एक्सपांड कर रहे हो, किसका डेवलपमेंट चल रहा है। सो आई थिंक सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे भी हम ये उठ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ये किस चीज के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, क्यों, किसका फायदा इसमें हो रहा है। ऑल्सो आप थोड़ा अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो आज बोलते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, कल बोलते हैं हम नहीं करेंगे, ये आप अगर थोड़ा शिवसेना स्पेशली इसके बारे में अगर आप थोड़ा बात करें। नहीं टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं सिर्फ वाडवन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। आई मीन यहाँ पे तो हम लोग ऐसी भी बात करके सारी पार्टीज जो है अपोजिशन में हो या रूलिंग में हो उनके बस परसेंटेज होते हैं, प्रोजेक्ट आना या ना आना वो तो सिर्फ दिखाने के लिए। हर बार जो पार्टी अपोजिशन में है वो दिखाती है वो लोगों के लिए है, बट ऐसा कोई होता नहीं है, वो तो आप छोड़ दीजिए। ये लोगों के मुद्दे हैं, लोगों को ही उसको आगे आके उसको हैंडल करना होगा। अगर हम किसी के भरोसे रहेंगे कोई मसीहा आएगा और ये सब करेगा तो हम नींद में है या तो आई डोंट नो वी आर हमारे जैसे मूड कोई होंगे नहीं। मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहूंगा, इसके मतलब जो बात निकली थी कि हम लोग एनवायरमेंटल जो भी हानि हम पूछा रहे, मतलब मैं आपको बोलूँ ना तो अगर मैं वडराई में रहता हूँ मेरे गांव में तो मुझे सब कुछ फ्री है, मतलब जो खाना है जो फिश है, यू कैंट बिलीव, मतलब हम लोग इतना सस्ते में और हल्के में हमको ये मिलता है तो हम भी उसको वी जस्ट टेक इट ग्रांटेड कि बाबा इसका कोई मोल नहीं है। बट हमारी एक वेटरन लीडर है वो हर बार एग्जांपल देती है कि हालांकि पालघर एक ऐसा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन काफी है, बट ट्राइबल लोग कोस्टल एरिया पे भी है बट वहाँ पे उसमें माल न्यूट्रिशन नहीं है बिकॉज यू हैव फ्री एक्सेस फॉर द प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट जो भी लगते हैं। तो ये सब चीजें हमें जाननी होगी, जो सस्टेनेबल चीज है और जो मतलब एनवायरनमेंट हमको ऐसे ही फ्री में दे रहा है उसकी भी कीमत हमको जाननी होगी, तो ही शायद हम मतलब एनवायरनमेंट बचाएंगे तो हम आगे चलते रहेंगे। और जैसे आईपीसीसी के रिपोर्ट्स आए हैं, आईपीसीसी बोल रहा है कि 2050 में हम कुछ भी ना करें तो भी बम्बई चेन्नई तो डूबने वाला है, हम कुछ भी ना करें तो। और अगर आप 5000 एकड़ अगर रिक्लेम कर रहे हो तो उसका पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा, इसका कोई सोचेंगे नहीं सोचेंगे। तो वी हैव टू थिंक्स ऑल दिस, मतलब ये पॉलिसी कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी सब चीजें हमको देखनी होगी। बट आपका जो सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज आर, आई मीन वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। आई थिंक ये सेंटिमेंट सब जगह पे यही सेंटिमेंट है। आई थिंक मोस्ट एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो लड़ते हैं उनका, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है, आई थिंक मोस्टली ज्यादा करके सेंटिमेंट यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज हम ज्यादा विश्वास उनके शब्दों पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी आया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा अभी महाराष्ट्र में है काफी दिनों से, उन्होंने कुछ भी कहा है वहाँ, कुछ भी इस ये दो इश्यूज के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा हुआ है वहाँ? फिशिंग कम्युनिटीज के जो इश्यूज है, कोस्टल कम्युनिटीज जो मुझे पता चला था लास्ट एक 15-16 दिन पहले एक हमारी पालघर में मीटिंग हुई थी, तो ये जो लीडर्स है उनको मतलब थ्रू दैट यात्रा फोन्स आए थे कि आप आपका जो भी है प्रेजेंटेशन लेके आइए, क्या बात है वो रखिए। बट वो भी शायद मतलब थोड़ा बहुत गया है, बट मतलब इफ वी से दिस कि राहुल गांधी जी को भी शायद एग्जैक्टली क्या इशू है ये पता नहीं होगा। तो रिगार्डिंग वाडवन तो बहुत मतलब इतना कुछ रिप्रेजेंटेशन गया है ऐसा मुझे तो मालूम नहीं है। बट हाँ रिगार्डिंग वाडवन ये है, रिफाइनरी के बारे में तो वो बता पाएंगे। नरेंद्र जी, आप अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो। ऑल्सो जो हमारे व्यूअर्स है, अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप इन पैनल से करना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम एक भारत जोड़ो यात्रा में हम शामिल हुए थे, लास्ट वीक में हम लोग गए थे, 2 दिन हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे।
तो हमने हम्म। पूरा वहाँ पे जो भी लोग थे हम सबको बता रहे थे, हमारे पोस्टर्स थे, हमने या उल्का मैम थी और उनके थ्रू हम लोग गए थे। तो हमने राहुल जी और आदित्य ठाकरे जी दोनों थे साथ में, तो उनको बात की, वो बोली यहाँ पे कि रिफाइनरी के बारे में उनके ऊपर हमने डाला कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है करके। अपने राहुल जी को हमने बोला कि अपने नानार में तभी प्रोजेक्ट आया था, तभी आपने स्टैंड लिया था, तभी कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ थी। बट अभी यहाँ पे है कि कोई साथ नहीं है, कोई पॉलिटिकल साथ में नहीं है, जो कि महाविकास आघाड़ी आपकी है, आप दोनों महाविकास आघाड़ी की यूथ है और यहाँ पे आंदोलन में यूथ लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, जो कि आपने खुद बोला है और आपने अभी लास्ट के बोला 4 दिन पहले आपने मीडिया में भी बोला है कि रिफाइनरी वो इंडिया में चाहिए बट कोकण में नहीं चाहिए। तो हमने वहाँ पे हमारी बात पूरी की है और आदित्य ठाकरे जी को भी हमने बताई है। तो आदित्य ठाकरे जी ने बोला कि आप मुंबई में आके बात करेंगे, बट उनका दोनों में बैलेंस अभी भी चल रहा है बात करना। हमने भारत जोड़ो यात्रा में हमको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला था, जो कि हमारा विरोध पूरा जग भर दिख सके या देश में जग सके पूरा, तो हमने वो किया जो करना था। तो हम कांग्रेस का आभारी है, हमको शामिल करने का मौका मिला वो यात्रा में। अच्छा, Neha, if you would like to add something, any closing comments? I think Narendra Dada has summed it all up very well, and every one of them, especially the Mumbai Sangatna and the Sangatna at the village level, have been trying to meet every possible political leader and every possible media houses to cover their stories, but that we haven't seen much of a response in that regard. But now, since the repression has become visible and the tension on ground is palpable, I think it will force political parties as well to take some stand, because you can't just leave people to deal things like government operation on their own. And it also says a lot about political parties and the media, especially in this event what has been happening till now. Yeah, that's all I wanted to add. Okay, thanks, Neha. Yash, if you would like to join in, and any concluding remarks, any comments? I wanted to say that already Sujay has said that as the sea levels are rising, it is a threat for all the coasts. So protecting the natural defenses like the mangroves is especially important, especially wherever there is habitation, wherever people are living. And apart from this, all the issues are affecting people's health and livelihood. So I am actually very inspired by these two movements. That more youth, whether it is urban areas or rural areas, they should come forward to protect their sources of life, that is the environment and the ecosystem services, and the environment that is sustaining us. Thank you, Yash. That was a really nice way of concluding this session. Sujay, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट के कोई कमेंट्स अगर है? I will just I will take a opportunity. अभी हमारा 21 तारीख को मोर्चा भी है regarding protest against this Vadhavan port. तो वहाँ पे भी काफी चीजें शायद it will be a starting point for us also to build up this whole protest. So it is just a starting point. So I am just through your this initiative, I will urge to the viewers, please do support us. If possible, do come at Azad Maidan Monday 21st November, coming Monday, 2 दिन के बाद ही है, तो आप भी आने की कोशिश करिए, ये अभी मैं कहना चाहूँगा. And yes, we all will stand together against all this not natural, man-made calamities, जो सब policies आ रहे हैं तो उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा. बस इतना ही कहूँगा.
I think I could not have put it better myself. Or 100% if you're watching us right now, my request, humble request to all the viewers, that please do join if you're in Mumbai, and if it is possible for you, then please do join this morcha, because this is going to be like Sujay is saying, a starting point. This is a very important beginning of a battle to protect our coastal resources, our coastal wealth, our coastal areas. एंड यश भी थोड़ी देर पहले इसके बारे में कह रहे थे कि जो हमारे मैंग्रोव्स है, हमारे जो सैंड बीचेस होते हैं, हमारे जो कोस्टल इंटरडाइडल जोन्स होते हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर अगेंस्ट सी लेवल राइज एंड अदर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स. तो इसको बचा के रखना इस बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस टू फाइट फॉर इट इज द sheer number of livelihoods that are dependent on it. Large percentage of coastal populations are dependent on these landscapes. So ये कह के I think I will take your leave, and मेरे side से thank you so much नरेंद्र जी, नेहा, यश, सुजय and the NAPM for organizing this a very amazing session. Thank you so much, and thank you to the viewers also for joining us. Thank you. Thanks guys. Live, but ये अच्छा हो गया ना? Thank you. Thanks, Radhika. इसका live function बंद कर. Yeah, Ashish, are you sharing some of those posters of Advan, and then we conclude? मैंने ग्रुप पे डाले हैं posters. I don't see him sharing. Or we can end the Facebook Live. Thank you, everyone. Thanks all the speakers. मीरा जी एंड राधिका, सॉरी आप मेरा बैकग्राउंड चेंज होते देखते रहेंगे, बट देयर आर सीरीज ऑफ मीटिंग हैपनिंग, तो बस हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ.